नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, जैसा कि आपको पता है सक्षमता परीक्षा का बिगुल बज चुका है। बहुत ही जल्द आपका परीक्षा होने वाला है। तो इसी कड़ी में चूंकि आपका पेडागोजी से जो है प्रश्न रहने की प्रबल संभावना है, तो आज के इस सेशन में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप सभी साथी देखेंगे, अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में पहली बार में सफलता दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित ये सक्सेस की 92 आप सभी के लिए दिन के 11 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक लगातार एप्लीकेशन के जरिए यूट्यूब के जरिए आप तक क्लास जो है पहुंचा रही है। आप सभी देख रहे होंगे पहली से 12वीं का क्लास जो है आपको यहाँ पर चल रहा है। तो आप सभी साथी जो बचे हुए अब तक जो क्लास नहीं ज्वाइन किया है, नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि 60 दिनों के अंदर यानी 15 मार्च तक आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कंप्लीट कराने का ये जो है निर्णय लिया गया है। पूरी तरीके से आपको सिलेबस आपको कंप्लीट 15 मार्च से पहले मिल जाएगा आपको। लगातार उसके बाद टेस्ट सीरीज आदि आदि चीजें आप तक पहुंचता रहेगा। अभी फिलहाल आप लाइव क्लास प्रत्येक दिन का पीडीएफ प्रत्येक दिन जो है टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है, आप लोग भी प्रयास करिएगा। 20 प्रश्न है लेकिन 20 के 20 अगर आपका सही हो जाता है, 20 में अगर 15 भी सही हो जाता है तो समझते हैं कि आपका बहुत ही बेहतर तैयारी है। लेकिन 15 से अगर कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? बहुत मजेदार प्रश्न है और बहुत उपयोगी प्रश्न है। चूंकि आप बच्चों से चीजों को देखते हैं, नहीं सुबह से लेकर के विद्यालय जब जाते हैं तब से लेकर के, और बालक ही आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। बालक को ही केंद्र मान करके हर एक कार्य करते हैं। तो बालक की तुलना जो है एक पुस्तक से की गई है। बालक क्या है? एक पुस्तक है। जिस तरह से एक मतलब बढ़िया से पुस्तक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में हर एक चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर बच्चों को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो उसको अध्ययन अध्यापन कराने का जो कार्य होता है वो निश्चित रूप से सुगम और आसान हो जाता है। तो बच्चों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बच्चों के व्यवहार को जानना जरूरी है। पढ़ने का मतलब क्या है? उसके व्यवहार को समझना, उसके आचरण को समझना, उसके जो कार्यशैली है, उसके जो लक्षण है उसको समझना। ठीक है, उसको वो क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, यानी हर एक चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। समझ करके तब आप जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे जो है चीजों को समझ भी पाते हैं और आपका शिक्षण भी बेहतर हो पाता है। तो आइए, प्लेटो साहब है, अरस्तु है, रूसो है, रॉस है, तो सही आंसर क्या होगा? तो रूसो के द्वारा जो है ये बातें कही गई थी कि बच्चा क्या है? एक पुस्तक है। ठीक है, यही बात करेंगे। देखिए, प्लेटो ने क्या कहा था? बच्चा जो होता है, अगर बच्चा अपने लेवल के बच्चों के बीच अगर रहता है तो वो एकदम खुशी खुशी से रहता है। लेकिन अगर वो अपने से बड़े सीनियर कहिए ना, बुजुर्ग लोगों के बीच, बड़े लोगों के बीच रहता है तो इन्होंने कहा था कि बच्चा बड़े लोगों के बीच विदेशी के समान रहता है, यानी विदेशी की तरह होता है। ये किसने कहा था? प्लेटो के द्वारा कहा गया था। वही अगर बात करेंगे अरस्तु के बारे में, अगर बात करेंगे तो अरस्तु साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बुढ़ापे के लिए शिक्षा ही सबसे ज्यादा बेहतर प्रावधान है। शिक्षा को जितना से जितना ज्यादा हो सके अर्जित करिए, ये बुढ़ापा का लाठी बन सकता है। स्वभाव जो होता है ना, उसी पर भरोसा किया जा सकता है, धन संपत्ति पर नहीं। तो स्वभाव की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? अधिगम अक्षमताएं क्या होता है? देखिए, आपको पता होगा जो पढ़ने में अक्षमता होता है, एक डिसलेक्सिया होता है, लिखने में आपका हो जाता है, फिर बोलने में होता है, अलग अलग डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, कई डिसकैलकुलिया, जो गणित संबंधी कठिनाई होती है। तो अधिगम अक्षमता वो होता है। लेकिन इस प्रश्न के अंदर क्या कहता है? वस्तुपरक तथ्य है तथा सांस्कृतिक संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अधिगम अक्षमता एक वस्तुपरक तथ्य है, मात्र तथ्य मात्र है, इसका संस्कृति में कोई भूमिका नहीं होती है। ये बिल्कुल जो है सही नहीं है ये बातें। ठीक है, पठन अक्षमता के पर्याय हैं, बिल्कुल ये भी ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। देखिए, दे अधिगम अक्षमता अपरिवर्तनशील की बात है, ये तो गलत बात है। परिवर्तन होता है। अगर लगातार
जो बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए कि मूक बधिर होते हैं, जो कान से नहीं सुन पाता है, पैर से विकलांग होता है, कई तरह के होते हैं, या बोलने में असमर्थ होता है, सुनने में असमर्थ होता है, या लिखने में असमर्थ है, गणना करने में असमर्थ है, तो ये अधिगम अक्षमता के अंदर आ जाता है। लेकिन अधिगम अक्षमता जो है, इसमें क्या कहता है, जो इसके अंदर जो हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि ये परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन अपरिवर्तनशील नहीं होता, नहीं, परिवर्तन होता है, ठीक है। और पठन अक्षमता के पर्याय वाली बात नहीं, केवल पठाने से तो बात नहीं है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सामान्य, कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे कि सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक, जिसको आईक्यू लेवल हम लोग कहते हैं, उससे अधिक वाले बच्चे जो होते हैं, या वो भी जो है, उसमें भी अधिगम अक्षमता पाई जाती है। तो सही आंसर आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां क्या है, देखिए समस्या समाधान की बात हो रही है, समस्या समाधान प्रायः किन विद्यालयों में जो है, ठीक है, किन विद्यालयों के अंदर आपका जो है वो सफल हो जाता है। पहला, परिवर्तनशील और लचीला पाठ्यचर्या होना चाहिए। अगर परिवर्तनशील पाठ्यचर्या हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं विद्यालय के अंदर नया जो रूटीन आया है, उस रूटीन को यदि आप गौर से देखेंगे तो प्रत्येक दिन जो है वर्ग कक्ष के शिक्षक भी बदल जाएंगे, विषय भी बदल जा रहा है, हर चीज बदल जा रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे ध्यान से। तो परिवर्तनशील इसको कहते हैं। पहले क्या था, फिक्स था कि एक आदमी जो होंगे वो पहले घंटी, दूसरे घंटी, तीसरे घंटी, इस तरह से विषय बांटता जाता था। लेकिन अब बदल गया है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटी विषय आपका बदल जा रहा है, शिक्षक आपके बदल जा रहे हैं। तो ये वाली बातें हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होता है जहां परिवर्तनशील और लचीला पाठचर्या होता है, ठीक है। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध ना, ये बातें सही नहीं है। केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि, ये भी सही नहीं है। उसके बाद जो है उच्च स्तरीय की बात है, देख रहे हैं ना, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये तो जमाना बदल चुका है, अध्यापक केंद्रित बात खत्म हो चुकी है। अब केवल और केवल कौन सा केंद्रित चलता है, तो शिक्षक केंद्रित छात्र केंद्रित चलता है, बाल केंद्रित चलता है, याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार अगर देखें शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान, तो क्या बालक का मुख्य स्थान है, अध्यापक का, अभिभावक का, या प्रशंसक का, प्रशासक का। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में दे दीजिए सीधा सीधा। क्योंकि अभी के अनुसार अगर देखिएगा वर्तमान में, तो ये बालक को केंद्र में मान करके ही हर एक काम होता है। क्या होता है, बालक को केंद्र में मान करके ही हर एक कार्य हो रहा है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। और मनोविज्ञान के अनुसार अगर देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होगा, केवल और केवल होगा बालक का ही होगा। क्लियर है, केवल किसका होगा, बालक का होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 5वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए, और एकदम जबरदस्त वाला प्रश्न सब है ये, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। भावनात्मक बुद्धि से मतलब क्या होता है, किसी से आप लगाव बना लीजिए, आप फिर उसको थोड़ा सा ठुकरा दीजिए, ये भावनाओं पर चोट करना एक तरह से होता है, ठीक है। किसी को आप आशा दे दीजिए और आशान्वित है कि अब ये फलाना कार्य हमारा कर देगा, और फिर उसको अंत में ठुकरा दीजिए, ये भावनाओं पर चोट करना हो जाता है। तो कौन संबंध नहीं है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन संबंध नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए लोगों को कि अगला हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर लेगा, हमें तो कहीं ठोकर तो नहीं देगा। इसके लिए हमें एक्टिव होना चाहिए, हमें पहले से जो है तैयार रहना चाहिए। उसके बाद भावनाओं का प्रबंधन करना। भावनाओं का प्रबंधन मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए कि कहां पर हमें अपनी भावनाओं में कितना बह जाना है। कभी कभी होता है ना, बात छोटी होती है लेकिन लोग भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं एकदम से, नहीं होता है कि नहीं होता है। कभी कभी देखते होइएगा, दूसरे के घरों में शादी भी होता है, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, तो घर वाला एकदम खुशी खुशी जा रहा है और पड़ोसी खूब जोर जोर से रो रहा है, पड़ोसी खूब तेज से रोने लगता है, नहीं तो भावनाओं में बह। अरे भैया, घर वाला रो ही नहीं रहा, घर वाला तो खुश है कि अच्छा हुआ जो मतलब बला टली, मतलब बहुत परेशान कर रही थी घर में, ये वो दिस दैट, इस तरह का नहीं होता कि नहीं होता, मतलब एक तरह से, ठीक है। तो ये वो तो चाहते हैं कि अच्छा हुआ जो चला गया, अब पड़ोसी जो है खूब चिल्ला रहा, रो रहा, इस तरह। तो ये भी प्रबंधन होना चाहिए कि कहां पर हमें कितना रोना है, कहां पर कितना हंसना, कितना खुशी, कितना गम, ये सब प्रबंधन मैनेजमेंट होना चाहिए। भावनाओं की आलोचना, ये गलत बात है, भावना का आलोचना नहीं होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए लेकिन आलोचना नहीं होना चाहिए। यही तो आपका होना नहीं चाहिए। कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 6ठा नंबर प्रश्न कहता है,
कि कक्षा में ध्यान न देने वाले छात्र बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। प्यारा सा प्रश्न है, देखिए इसको तो निश्चित रूप से आप सभी बच्चों के बीच, आप लोग बच्चों के बीच रहते हैं, तो आप लोगों के सामने ये प्रश्न निश्चित रूप से आना ही चाहिए और इसका जवाब भी आप लोग देंगे, ये हमें उम्मीद है एकदम से 100% सही आप लोग का होगा। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न, देखिए कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। मतलब कि जो बच्चा ध्यान नहीं देता है, देखिए सीधा-सीधा बात है, जो बच्चा ध्यान नहीं देता है मतलब वो ध्यान उसका भटकाऊ है, ठीक है? कोई थोड़ा-सा इधर खरखराया भी नहीं होता है ना, कुछ भी किया उसका ध्यान उधर चला जाता है। उसका ध्यान मतलब केंद्रित नहीं होता, तो उसको उस जगह पे पहले बैठाइए जहां से वो जो है उसका कंसंट्रेशन भंग ना हो सके, पहला काम करना होता है। उसके बाद उस पर हमेशा नजर रखिए कि आखिर वो कर क्या रहा है, किस गतिविधि में लिप्त हो रहा है, ठीक है? तो अगला देखिए ऑप्शन से देखते हैं, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सबके सामने बार-बार डांटना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है सर, न डांटना है, न डपटना है, बिल्कुल ये गलत बात है। दूसरा, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, बस यही तो ऑप्शन पकड़ लीजिए ना। बच्चे को हम बैठाएं सही जगह पर, अगर सीटिंग अरेंजमेंट सही हो जाएगा तो बच्चा का जो है ना ध्यान इधर-उधर भटकेगा ही नहीं। उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, ना ना ना, ये गलत बात नहीं करना है। बच्चे को ध्यान में स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच-बीच में अवकाश देना, बीच-बीच में छुट्टी देनी है, जाओ रे तुम तनी घूम के आओ, मौज मस्ती करके आओ, तुम्हारा ध्यान ठीक हो जाए ना, ये सब नहीं करना। आपको बैठाना सही जगह पर है, बैठाने पर ध्यान देना है, बस इसी से काम हो जाएगा। आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है देखेंगे, सवाल कहता है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है और हमें लगता है इस प्रश्न को हर एक लोगों को जानना चाहिए। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अंग्रेजी में एक लाइन कहा जाता है कि एडोलेरेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रीम। तो एडोलेरेंस जो होता है मतलब किशोरावस्था जो होता है ना, ये क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रीम मतलब दबाव का भी काल होता है और बह जाने वाला भी काल होता है, ठीक है? तनाव का भी काल होता है और जिधर बह गए उधर बह गए, होता है ना? थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट होना होता है, नहीं अपने मन को अपने आप को मतलब अस्थिर कहिए ना रखता है, लोग अस्थिर रहता है, ठीक है? टेंशन में रहता है ज्यादा लोग इस अवस्था में, जो 13 से 19 साल का अवस्था होता है कि जो है सो हम ही है, जो कर सकते हैं हम ही कर सकते हैं, है ये क्या है, फलाना क्या है, चलाना क्या है, ये सब आते रहता है, ये मन में आता रहता है, ठीक है? तो इसी को दिशा देने की आवश्यकता होती है। अगर आप पॉजिटिव दिशा में बच्चों को मोड़ देंगे तो बच्चा जो है कहीं न कहीं बहुत बेहतर हो जाएगा और उसी को अगर नेगेटिव दिशा में मोड़ देंगे या छोड़ देंगे उसी को, तो कहीं न कहीं जो है दिशा भटक जाता है। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? एकदम देखिए प्यारा-प्यारा प्रश्न सब है और एकदम एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब है। अध्यापन के समय अध्यापक को अच्छा लग रहा हो सर तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। आप ही लोग के शेयर करने से, आप ही लोग के प्यार से तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एकदम इतना यूट्यूब पर देखिए लगातार हमारी पूरी टीम आपके लिए कार्य कर रही है, ठीक है? अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 विषय वस्तु का, नंबर 2 विद्यार्थियों की आयु का, वैयक्तिक विभिन्नता का और विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। देखिए सर, न विषय वस्तु का ध्यान रखना है, तो ध्यान तो रखना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं विषय वस्तु छोड़ कर के चल जाइएगा तो कहीं से कहीं भटकना थोड़े है। नहीं, विषय वस्तु का ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ बात सर्वाधिक का है। ख्याल इसमें सबका रखना है, विद्यार्थी का आयु का भी रखना है, विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी रखना है, लेकिन अगर सबसे कोई ज्यादा जरूरी है तो वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना है। वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना है, इसका तात्पर्य ये हो जाता है साथियों कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर तो किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन मानते हैं कि उसका जो औसत बच्चों के साथ जो उसका लेवल होना चाहिए उसे थोड़ा डाउन है, तो हमारा काम होता है उस बच्चों को थोड़ा अलग से उसको समय दे दें, उसको अलग से समझा दें, उसको अलग से प्रयास करें कि तुम जो है इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है? तो व्यक्तिक विभिन्नता पर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शिक्षण का कार्य होगा वो पूरी तरीके से सफल होगा, बच्चे अच्छी तरीके से चीजों को समझने का कार्य करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चे जो होते हैं, 140 से अधिक वाला जो बच्चा होता है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? ये तो सीधा सीधा आप जान रहे हैं कि 100 जो होता है वो सामान्य बुद्धि में आता है, तो 100 से ऊपर जाएगा तो मंद बुद्धि और मूर्ख तो होगा ही नहीं, तो ऊपर ही जाएगा तो प्रतिभाशाली ही होगा, तो 140 वाला क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली होता है। इस बात को समझ लीजिए कि जो आईक्यू लेवल निकाला जाता है वो मेंटल एज होता है बट्टे क्रॉनिकल एज होता है इनटू 100 होता है। मतलब मेंटल एज मतलब क्या होता है?
मानसिक आयु कहिए, मानसिक आयु कहिए, मानसिक मानसिक आयु कहिए, और नीचे में क्रॉनिकल आयु मतलब क्या हो जाता है आपका, वास्तविक आयु कहिए, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कहिए, इंटू में 100 कर दीजिए। इंटू में कितना हो जाता है, 100 कर दीजिए। बस इसी को निकालना है। अब भैया मानसिक आयु क्या होता है, कोई बच्चा देखते हैं 12 साल का होता है और वो जो है इंटर का फिजिक्स हल कर देता है, मतलब इंटर में जाने के लिए कम से कम 17-18 साल चाहिए, तो उसका जो मानसिक आयु है वो 17-18 वर्ष वाले बच्चे का हो गया, और उसका वास्तविक आयु कितना है, 12 बरस है। अगुने में क्या करिएगा, 100, तो इसको देखिएगा, इसको हल करिएगा, ये 150 आ जाएगा हल करने पर, और 150 आईक्यू लेवल आ गया तो प्रतिभाशाली से भी ऊपर हो गया, मतलब कहिए तो कुशाग्र बुद्धि का हो गया, प्रतिभाशाली ही कहिए, प्रतिभाशाली के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर कोई 18 साल का है और छठा का सवाल भी नहीं बना पा रहा है, मतलब 12 साल के बच्चे का भी नहीं बना पाता है, तो उसका आईक्यू लेवल डाउन हो जाएगा, 12/18 गुने 100 लगभग 75 के आसपास आ जाएगा, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस बातों को भी ध्यान रख सकते हैं, तो वहां पर आप मंद बुद्धि वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। देखिए ये बहुत, देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया इसमें, कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। सर्वाधिक वांछनीय कौन सा है, यहां देखेंगे, विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, मानक है। तो सबसे बड़ा चीज विश्वसनीयता होता है, ठीक है। विश्वसनीयता, विश्वास होना चाहिए, ठीक है, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वसनीयता कायम आप रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जग जीत सकते हैं, नहीं, ये बातें होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विश्वसनीयता यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल क्या कहता है देखेंगे, अगला सवाल कहता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है सर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ध्यान देंगे, कहा बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी पकड़ लिए होंगे, और इसका सही आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य बच्चा का। मानसिक स्वास्थ्य मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब पढ़ाई का वक्त हो बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे, खेलने का वक्त हो तो बच्चा खेलने पर ध्यान दे, ठीक है, खेलने पर ध्यान दे। अगर कोई वर्क कर रहा है, मान लीजिए कार्य कर रहा है, वो उसका वक्त है तो उस पर ध्यान दो, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है उस पर ध्यान दे। ऐसा नहीं कि खेल रहा है उस समय वो जो है सो a+b को होल स्क्वायर पढ़ता हुआ खेले, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, या पढ़ रहा है और उसका ध्यान जो है सो चला जा रहा है खेल पर बार बार, तो ये भी गड़बड़ बातें हैं कहीं ना कहीं। तो इसको मानसिक स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ कुसमायोजन नहीं होना चाहिए, समायोजन ठीक ठाक से होना चाहिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, मतलब जो कार्य कर रहा है उसके वक्त प्रॉपर कार्य, तो दोनों सही हो जाएगा, उपयुक्त में से यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है, ध्यान देंगे, बच्चे के संज्ञानात्मक, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है सर, खेल का मैदान। खेल का मैदान में सर विकास तो होता है, शारीरिक विकास, मानसिक बात विकास, कई तरह का नेतृत्व क्षमता का विकास, ये सब होता है, लेकिन अगर देखा जाए संज्ञानात्मक विकास तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन आता है। सभागार में, घर में भी कई तरह की चीजों का विकास होता है, ये तो आप जान रहे हैं, शारीरिक मानसिक सब कुछ विकास होता है, लेकिन विद्यालय जो है ये संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बेहतर है। संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या सबसे ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। विद्यालय के अंदर बच्चे जो होते हैं चीजों को समझते हैं, और वो समझते हैं वो एक क्या, एकाग्रता के साथ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको नियंत्रण में रखा जाता है, ये भी आप जानते हैं, नियंत्रण में यहाँ पर क्या होता है कि इनके अंदर एकाग्रता आती है, एकाग्रता आती है, और उसके बाद ये क्या होते हैं, ये मतलब सहयोग सहयोग भी करते हैं, सहयोग के साथ साथ इनको स्वतंत्रता मिली रहती है पढ़ाई करने की, खास करके तो पढ़ने पर भी ध्यान देते हैं चीजों को, मतलब विद्यालय के अंदर या कक्षा कक्ष के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास हो, पठन पाठन का कार्य होता है वहां पे तो ज्यादा होता है, ये सीधा सीधा आप समझ सकते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, विद्यार्थियों के में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अच्छा सा सवाल है, देखिए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास प्रत्यय विकास या प्रत्यय का निर्माण क्या, कैसे, किस तरह से हो सकता है। देखिए कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, क्या सरल से जटिल की ओर होगा तो प्रत्यय का निर्माण हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए,
देखिए काम तो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, ये तो आप जानते ही सरल से जटिल की ओर ही होना चाहिए। पहले अगर हम जोड़ नहीं सिखाएंगे तो सीधे गुना पर जाएंगे तो वो कार्य सही नहीं हो पाएगा। तो सरलता पहले आना चाहिए, पहले 2+2 सिखाएंगे तभी इसको 22+35 बता पाएंगे, तभी बच्चे समझेंगे आसानी से। नहीं तो पहले सरल और फिर जटिल, तो ये तो सही है ही। तो विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो बच्चों को अनुभव का तो अवसर प्रदान करना ही चाहिए ना, अपने अनुभव से सराबोर तो करना ही करना है, साथ ही साथ बच्चों के अंदर जो अनुभव है उस अंदर अंदर के अनुभव को निकाल करके भी उसका भी हमें उपयोग करना है। वो विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। तो बच्चों के प्रत्यय का क्या मतलब होता है? बच्चों के अंदर जो छवि बनी हुई है, जिन चीजों के बारे में जो बातें उनके अंदर उभर करके आया हुआ है, तो वो जो है उसका भी उपयोग होना चाहिए। तो सभी प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी तरह की क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए अगला बढ़ जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 14 नंबर, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये देखिए, प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, बहुत प्यारा सवाल। देखिए, दुनिया में लोग एक दूसरे से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन अपने आप से अगर प्रेम हो जाए तो फिर बात ही अलग हो जाता है, नहीं? और अपने आप से जो प्रेम होता है, इसको कहते क्या है? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति ना जी, अहंकारी, ओहो नहीं, तो ये कहा जाता है नार्सिसिज्म जो होता है, ठीक है, नार्सिज्म जो होता है ये होता है, ठीक है, हिप्नोटिज्म नहीं, नार्सिज्म जो होता है ये होता है अपने आप को प्रेम करने की। और निश्चित रूप से हर इंसान को हर इंसान को पहले अपने आप से जो है ना प्रेम करना चाहिए। पहले किससे? अपने आप से। अपने आप मतलब अपने स्वास्थ्य से, अपने शरीर से, अपने मतलब कहिए तो हर चीज से कहिए एक तरह से, ठीक है। तो अपने आप से, नर्सिज्म जो होता है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। आ जाइए 15 नंबर सवाल क्या कहता है देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, ये पूछा गया। देखिए यहाँ पर, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों को उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। सही आंसर के साथ जाना है आपको कि निम्नलिखित कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ठीक है, जो बच्चा अपने आप में आंतरिक रूप से अपने आप में मोटिवेट है पहले से ही, उन बच्चों के लिए क्या सही नहीं है, इसके अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, इसके अंदर ये पूछा गया है। तो वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बिल्कुल। जो मोटिवेट है आप ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल कोई भी कार्य लेने के लिए तैयार, हम कर लेंगे, हम आई कैन डू इट, नहीं, हम कर सकते हैं। वे हमेशा सफल ही हो जाएं, ये भी बात तो नहीं है। हम जरूर मोटिवेट जरूर है, लेकिन हर जगह हम सफल ही हो जाएं, ऐसी भी कोई बातें नहीं है। वे कार्य समय का आनंद अनुभव करते हैं, वे क्या कर सकते हैं? कार्य के समय का आनंद अनुभव करते हैं, ये भी सही बातें हैं। वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब आप ठान लेते हैं किसी चीजों को करने का, तो निश्चित रूप से अपनी पूरी ऊर्जा को उसमें झोंक देते हैं, झोंकते कि नहीं, पूरी एनर्जी को उसमें झोंक देते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल सही है, वो हमेशा सफल हो जाए, ये बातें सही नहीं है, बाकी सब बातें इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल कहता है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ध्यान देंगे, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सीधी सीधी बात को समझ जाइए। समावेशी शब्द को बहुत बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अब वो जमाना बदल चुका है जिसमें जो दिव्यांग बच्चे हुआ करते हैं, जो वैसे बच्चे जो किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं असक्षम है, अक्षम है, उन बच्चों के लिए पहले अलग विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आपके विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ जब दिव्यांग बच्चा का पठन पाठन होता है, तो इसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी शिक्षा में विद्यालय शिक्षा व्यवस्था जो होता है किसकी ओर संकेत करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से, विशिष्ट विद्यालय कहां से आएगा बताइए? विशिष्ट विद्यालय वाला बात खत्म हो गया ना, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना पर आवश्यक, ये बालिका की बात कहां है, ये भी नहीं है। जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, ये ठीक है, लेकिन आगे देखिए, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। नहीं,
जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, भाषिक रूप से, अन्य विभिन्न जो भी अक्षमता होगा उन सभी को ध्यान में रखे बगैर पठन पाठन का कार्य यदि होता है, ठीक है, बच्चों को शामिल करके, तो कहीं न कहीं ये जो होता है समावेशी शिक्षा होता है। यानी सामान्य बच्चे, एक अच्छे बच्चे और एक दिव्यांग बच्चे दोनों एक साथ अब पढ़ रहे हैं। आइए इस प्रश्न का आंसर करिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा देखिए क्या करती है, हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज्यादा समय लेती है। सीमा तुरंत सीख लेती है, अलीना को ज्यादा समय लगता है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ये सीधा सीधा बात है कि व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है कि नहीं, कि हर एक आदमी के अंदर अपना अपना अलग टैलेंट होता है, अपना अपना अलग गुण होता है। कोई जल्दी गणित बनाने लेता है, गणित में तेज होता है, कोई जल्दी याद करने में तेज होता है, कोई जल्दी कुछ मतलब गीत गाने में ज्यादा तेज हो जाता है। सबका अपना अपना व्यक्तिक विभिन्नता है, कोई खेलने में ज्यादा, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता की ओर है कि एगो बहुत जल्दी पढ़ लेता है, एगो बहुत समय लगता है पढ़ने में, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता की ओर जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे, कब विकसित कर पाते हैं, बताइए। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपनी क्षमता को कब विकसित कर पाते हैं, ठीक है, बार बार उनकी परीक्षा होगी, परीक्षा लेने से अपनी क्षमता का जो है ना प्रदर्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, याद रहे, ठीक है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, अलग नहीं करना है, वे निजी कोचिंग कोचिंग की बात नहीं, ऑप्शन बी के साथ जाइए। वे अन्य विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहेंगे, ठीक है, अन्य बच्चों से भी देखते रहेंगे, तुलना तो कम से कम होता रहता है ना, वो बच्चे तो इस तरह से देखते हैं ना। तो ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो जब अन्य बच्चों के साथ जुड़ते रहेंगे, खुद पढ़ता है, दूसरों को भी सपोर्ट करते रहता है, मदद करते रहता है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमताएं और विकसित होती जाती है। 19 नंबर देखेंगे क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि, रुचि के बारे में सत्य नहीं है। देखिए रुचि, रुचि देखते हैं ना, आजकल एक बहुत बढ़िया गीत ट्रेंड में है ना, रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, नहीं सुना है ना। रुचि के संदर्भ में कौन सा जो है कहता है कथन सही नहीं है, यह जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। देखिए रुचि जो है ना, रुचि का हमें लगता है जन्म से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, आदमी का टेस्ट बदलता रहता है, ये तो आप जानते ही हैं, बदलता रहता है ना, तो ये जो है जन्मजात वाली बात है नहीं। आप अगर बिहार के अंदर हैं तो आपका रहन सहन, बोली विचार, आपका लाइफ स्टाइल अलग होगा। आप यही दिल्ली में चले जाइएगा, आपका लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगा। आप वही अभी मालदीव चले जाइएगा, आपका लाइफ स्टाइल अलग हो जाएगा। जहां का कल्चर आप जिस कल्चर में जाइएगा उसको अपनाने का प्रयास करिएगा, तो ये आपका हो जाता है। यह समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी सही बात है कि समय के अनुसार क्या होता है, ये बदलता रहता है। लेकिन फिर देखिए आगे, रुचियों का योग्यता एवं अक्षमताओं से संबंध नहीं होती है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, देख लीजिए, किसी योग्यता से कोई संबंध नहीं है रुचि का, किसी अभी जो उसका क्षमता है उससे कोई संबंध नहीं रुचि का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन चूंकि आपको चुनना होता है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, सी बेस्ट है, ठीक है, योग्यता से कोई मतलब नहीं है रुचि का, ठीक ना। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, और लास्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी जिसको कहते हैं एनसीएफ। लेकिन हाल ही में सुने हैं ये भी कि एनसीएफ जो है 2023 भी बन चुका है, लेकिन 2023 अभी तक सामने नहीं आया है। हाल ही में सुनने को मिला कि एनसीएफ 2023 बन चुका है, लेकिन पता नहीं। देखिए क्या है, ज्ञान अस्थाई है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, ज्ञान क्या है, अस्थाई होता है, ठीक है। जब आप प्रॉपर किसी चीजों को सीखते हैं या किसी चीजों को देखते हैं, आप कभी चिड़ियाघर गए होंगे, आप कभी गोल घर गए होंगे, तो आपके माइंड में आज भी 15 साल पहले गए होंगे, लेकिन गोल घर कैसा है वो आपके दिमाग में प्रतिबिंब उसका बना हुआ होगा। नहीं, चिड़ियाघर में क्या क्या आपने देखा उसका प्रतिबिंब आपको बना होगा। तो ज्ञान अस्थाई होता है और जो दिया जाता है, ज्ञान का विकास भी क्या होता है, होता रहता है और इसकी संरचना भी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। शिक्षक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, नहीं, शिक्षक केंद्र से विषय नहीं, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्र की ओर, नहीं, टोटल विद्यापक ये विद्यार्थी केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित हो गया है।
ये आपका था ज्ञान अस्थाई है। इस तरह के प्रश्न आपको एनसीएफ के अंदर से भी पूछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो साथी अभी तक ज्वाइन नहीं किए क्लास को, फटाफट उठाइए मोबाइल और नंबर डायल करिए। नंबर 9117575073, 9117575072। इन सभी नंबर पर में किसी पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और क्लास को ज्वाइन करिए। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। आप सभी साथी को इतने अच्छे तरीके से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।